नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तिलक के बारे में, जो हमारे हिंदू धर्म में भारतवासी अपने माथे पर लगाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि तिलक के बारे में ओशो के क्या विचार है। लेकिन तिलक के संबंध में समझने से पहले दो छोटी सी घटनाएं आपसे कहूंगा, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, 1888 में दक्षिण के एक छोटे से परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुए। बाद में तो वह विश्व विख्यात हुए। उनका नाम था रामानुज। रामानुज बहुत गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुए। उन्हें बहुत थोड़ी सी शिक्षा मिली, लेकिन उस छोटे से गांव में बिना किसी विशेष शिक्षा के रामानुज की प्रतिभा गणित के साथ अनूठी थी। जो लोग गणित जानते थे, उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुज से बड़ा और विशिष्ट गणितज्ञ नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए, पर वे सब सुशिक्षित थे। उन्हें गणित का प्रशिक्षण मिला था। उन्हें बड़े बड़े गणितज्ञों का साथ मिला था। वर्षों की उनकी तैयारी थी। रामानुज की ना तो कोई तैयारी थी, ना कोई साथ मिला, ना कोई शिक्षा मिली। मैट्रिक भी रामानुज पास नहीं हुआ और एक छोटे से दफ्तर में मुश्किल से क्लर्क का काम मिला। लेकिन अचानक खबर लोगों में फैलने लगी कि उनकी जो गणित है, उनके संबंध में वह कुशल है और अद्भुत है। और किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय विश्व के बड़े से बड़े गणितज्ञों में एक हार्डी प्रोफेसर थे, उनको पत्र लिखो। लेकिन उन्होंने पत्र तो नहीं लिखा, ज्यामिति की एक सरल थ्योरम बना के भेज दी। हार्डी ये देखकर चकित हो गया। उतनी कम उम्र के व्यक्ति से उस तरह के ज्यामिति के सिद्धांतों का अनुमान भी नहीं लगा सकता। उसने तत्काल रामानुज को यूरोप बुलाया और जब कैम्ब्रिज पहुंचा तो हार्डी, जो कि बड़े से बड़े गणितज्ञों का साथ, रामानुज की क्षमता ऐसी थी जिसका मस्तिष्क से संबंध नहीं मालूम पड़ता है। अगर आपसे कोई गणित करने को कहा जाए तो समय लगेगा। बुद्धि ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें समय ना लगे। बुद्धि सोचेगी, हल करेगी, समय व्यतीत होगा, लेकिन रामानुज को समय ही नहीं लगता था। यहाँ आप तख्ते पर सवाल लिखेंगे, वहां रामानुज उत्तर देना शुरू कर देगा। आप पूरा बोल भी नहीं पाएंगे और उत्तर आ जाएगा। बीच में समय का कोई व्यवधान ना होगा। बड़ी कठिनाइयां खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणितज्ञ को 6 घंटे लगेंगे, फिर भी जरूरी नहीं कि उत्तर सही हो या नहीं। इसे जांचने में फिर 6 घंटे उसे गुजारने पड़ेंगे। रामानुज को सवाल दिया गया और वह उत्तर देगा। जैसे सवाल में और उत्तर के बीच में कोई समय का क्षण भी व्यतीत नहीं होता। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि रामानुज बुद्धि के माध्यम से उत्तर तो नहीं दे रहे हैं, और बुद्धि उनके पास बहुत बड़ी भी नहीं थी। मैट्रिक में वे फेल हुए थे। कोई बुद्धिमत्ता का और लक्षण भी ना था। सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी। लेकिन बस गणित के संबंध में वह एकदम अति मानवीय मनुष्य से बहुत पार की घटना है उसके जीवन में घटी। और रामानुज बहुत जल्दी ही मर गए थे, क्योंकि उनको क्षय रोग हो गया था। वह 36 साल की उम्र में गुजर गए थे। जब वह बीमार होकर अस्पताल में थे तो हार्डी उनसे मिलने के लिए अपने 2-3 साथियों गणितज्ञों के साथ आया। उसके दरवाजे पर हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया। कार के पीछे का नंबर रामानुज को दिखाई पड़ा तो उन्होंने हार्डी से कहा, आश्चर्य की बात है, आपकी कार का जो नंबर है ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की गणित की व्यवस्था में यह आंकड़ा बड़ा खूबी का है। उसने 4 विशेषताएं उस आंकड़े की बताई। रामानुज तो मर गए, लेकिन हार्डी को 6 महीने लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में। वो जो 4 उन्होंने विशेषताएं उस आंकड़े की बताई थी, आकस्मिक नजर पड़ गई थी। हार्डी को 6 महीने लगे, तब भी वो 3 ही सिद्ध कर पाया, चौथी ऐसे ही रह गई। उसके बाद हार्डी वसीयत छोड़कर मर गया और हार्डी ने कहा कि मेरे मरने के बाद वो चौथी की खोज जारी रखी जाए, क्योंकि रामानुज ने कहा है तो वह ठीक ही तो है। और हार्डी के मरने के 22 साल बाद वह चौथी घटना सही से सिद्ध हो पाई। उसने ठीक कहा था। उस आंकड़े में ये खूबी है। रामानुज को जब भी ये गणित की स्थिति घटती थी, तब उनके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता। उनकी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग की तरह रामानुज की आंखें चढ़ जाती थी और उसे तृतीय नेत्र कहते हैं। उसको तीसरी आंख भी कहते हैं, अर्थात थर्ड आई।
और अगर वह तीसरी आंख शुरू हो जाए, तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से, सिर्फ इस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी आदमी के मकान में एक छोटा सा छेद हो, वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे, और जब तक वह छेद ना खुला हो तो आकाश दिखाई नहीं पड़ता है। करीब करीब हमारी दोनों आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है, वहां से वह छेद है जहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। एक बात थी कि जब भी रामानुज को कुछ ऐसा होता तो उसकी दोनों पुतलियां चढ़ जाती। हार्डी नहीं समझ पाया, पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए, और सभी गणितज्ञ आगे भी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरी घटना और बता देता हूँ, उसके बाद में आपको तिलक के बारे में बताऊंगा। तब आपकी समझ में आना आसान होगा, क्योंकि तिलक का संबंध उस तीसरी आंख से है। 1945 में एक आदमी अमेरिका में मरा, एडगर कायसी। 40 साल पहले 1905 में वह बीमार पड़ा और बेहोश हो गया, और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी, और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर, बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सूझता, और बेहोशी इतनी गहन है कि अब यह शायद ही वापस लौट सके। तीसरे दिन सारी आशा छोड़ दी गई। अब सब दवाइयां, सब इलाज कर लिए गए, लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था। तीसरे दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं, क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है। एक 4-6 घंटे में युवक मर जाएगा, और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा, जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा, क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु है वो विसर्जित हो रहे हैं। और अचानक चिकित्सक हैरान हुए। वो जो बेहोश कायसी पड़ा था, वो बोल पड़ा। वो बेहोश था 3 दिन से, वो बोला, जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक बोल उठे। हैरानी और ज्यादा हो गई, क्योंकि उसका कोमा जारी था। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह कोमा में था। उसके हाथ में यदि आप छुरी भी घोंप दे तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वाणी आ गई, और कायसी ने कहा कि शीघ्रता करो। मैं एक वृक्ष से नीचे गिर पड़ा था, और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई, और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूँ। और अगर 6 घंटे में मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं। और इस नाम की जड़ी बूटियां ले आओ, और उनको इस तरह से तैयार करके मुझे पिला दो। मैं 12 घंटे के भीतर ठीक हो जाऊंगा। और कायसी फिर बेहोश हो गए। जो नाम उसने लिए थे जड़ी बूटियों के, आशा भी नहीं थी कि कायसी को उनका पता हो, क्योंकि उस चिकित्सा से उसका कभी कोई संबंध था ही नहीं। चिकित्सक बोले, और तो कोई करने का उपाय नहीं है। ये निपट पागलपन मालूम पड़ता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस तरह का काम करेगी ये हमको भी नहीं पता। लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो हर्ज कुछ भी नहीं है। और वह जड़ी बूटियां खोजी गई, जैसा बताया था। कायसी ने वैसा बनाकर उसे दिया गया। 12 घंटे में वो होश में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि होश में आने के बाद वो खुद भी नहीं बता सका कि उसने ऐसी कौन सी बात कही थी, या ये दवाइयों के नाम भी वो पहचान सका हो। जो जड़ी बूटियां उसने कही थी कि मैं इनके नाम भी नहीं पहचानता। उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और तब एक बहुत अनूठी घटना की शुरुआत हुई। फिर तो कायसी इसमें कुशल हो गया, और उसने अमेरिका में 3,000 लोगों को अपने पूरे जीवन में ठीक किया। और जो भी निदान उसने किया वो सदा ठीक निकला। और जो मरीज ने उससे दवाई ली वह सदा ठीक हुआ, निरुपद रूप से। लेकिन कायसी खुद भी नहीं समझ सकता था कि उसे होता क्या है। इतना कह सकता था कि जब भी मैं आंख बंद करता हूँ कोई निदान खोजने के लिए, मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींच रहा है, और फिर मेरी दोनों आंखें भ्रूण मध्य में ठहर जाती है, और तब मैं इस लोक को भूल जाता हूँ। फिर मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं बोलता हूँ इसका मुझे पता है, दूसरा क्या होता है उसका मुझे कोई भी पता नहीं। लेकिन जब तक मैं इसको नहीं भूल जाता, तब तक जो निदान मैं देता हूँ वह नहीं आता है। निदान उसने ऐसे ऐसे दिए कि एक दो निदान सोच लेने जैसे। रक्त चाइल्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति परिवार, उसकी एक महिला बीमार थी,
और कोई इलाज नहीं बचा था। सब इलाज हो गए, फिर कायसे के पास उसको लाया गया। कायसे ने एक दवा का नाम दिया, हमारी तरफ से हम कहेंगे बेहोशी की दवा, जो जानते हैं कि जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान ना पहुंचे तब तक बेहोशी जारी रहती है। पर हमारी तरफ से कायसे ने आंख बंद की, वो बेहोश हुआ और उसने दवा का नाम बताया। और रक्तचाइल तो अरबपति परिवार था, सारी अमेरिका में खोजबीन की गई, वह दवा कहीं नहीं मिली। कोई ये भी ना बता सका कि इस तरह की कोई दवा होती भी है। फिर सारी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा है वो लेके आओ। कोई 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है। 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा पेटेंट करवाई थी, लेकिन फिर भी कभी बनाई नहीं। वो सिर्फ पेटेंट है, कभी बाजार में आई ही नहीं। दवा भी हमारे पास नहीं है, पिताजी मर चुके हैं और वह कभी प्रयोग सफल हुआ ही नहीं। फार्मूला हमारे पास है, वह हम पहुंचा देते हैं। वह फार्मूला पहुंचाया गया, वह दवा बनाई गई और वह स्त्री ठीक हो गई। लेकिन वह दवा कहीं थी भी नहीं दुनिया के बाजार में कि जिसका किसी को पता हो सके। दूसरे एक घट में उसने एक दवा का नाम लिया, बहुत खोजबीन की, वो दवा नहीं मिल सकी। साल भर बाद अखबार में उस दवा का विज्ञापन निकला। वह दवा उस वक्त बन रही थी किसी प्रयोगशाला में। जब उसने कहा था तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था, पर जो नाम उसने साल भर पहले दिया था उस नाम की दवा साल भर बाद आ गई। और कई बार तो उसने दवाई बताई जो खोजी नहीं जा सकी और मरीज मर गए। वो कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ की बात नहीं है। मुझे पता नहीं है कि जब मैं बेहोश होता हूँ तब कौन बोलता है, कौन देखता है। मुझे कुछ पता नहीं है। मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई भी संबंध नहीं है। पर एक बात तय थी कि कायशी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती। आप भी जब गहरी नींद में सोते हो, आपकी दोनों आंखें जितनी गहरी नींद होती है उतनी ऊपर चली जाती है। अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं। तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है, इससे तय किया जा सकता है कि आप कितनी गहरी नींद में हैं। जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है, ज्यादा मोमेंट होता है, उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं। ये सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से। उसको वैज्ञानिक कहते हैं आरईएम, रैम, रैपिड आई मूवमेंट। रैम की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं। और आंख की पुतली जितनी नीचे होती है तो रैम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है जितनी ऊपर चढ़ने लगती है। रैम जो आंख की तीव्र गति है, पुतलियों की वह कम होने लगती है। और जब बिल्कुल थिर हो जाती है आंख, वहां जाकर जहाँ की दोनों आंखें मध्य में देखती है, ऐसी प्रतीत होती है, वहां जाकर रैम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती। वो जो अंग है पुतली की वही गहन निंद्रा है। योग कहता है कि गहरी सुषुप्ति में हम वहीं पहुंच पाते हैं जहां समाधि में। फर्क इतना ही होता है कि सुषुप्ति में हमें पता नहीं होता, समाधि में हमें पता होता है। गहरी सुषुप्ति में आंख जहाँ ठहरती है वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती है। ये दोनों घटनाएं मैंने आपसे कही है। ये इंगित करने को क्या आपकी दोनों आंखों के बीच में एक बिंदु है जहां से संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है। वो बिंदु द्वार है। उसके इस पार जिस जगत से हम परिचित है वह है, उसके उस पार एक अपरिचित और अलौकिक जगत है। इस अलौकिक जगत के प्रतीक की तरह सबसे पहले तिलक खोजा गया। तो तिलक हर कहीं लगा देने की बात नहीं, वह तो जो व्यक्ति हाथ रख के अपना बिंदु खोज सकता है वही आपको बता सकता है कि तिलक कहाँ लगाना है। हर कहीं तिलक लगा लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। फिर प्रत्येक व्यक्ति का बिंदु भी एक ही जगह नहीं होता है। ये जो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है, ये प्रत्येक व्यक्ति की बिल्कुल एक जगह नहीं होती। अंदाज दोनों आंखों के बीच में ऊपर होती है, पर फर्क होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और समाधि के छोटे मोटे अनुभव पाए हैं, तो उसी हिसाब से वह बिंदु नीचे आता जाता है। अगर इस तरह की कोई साधना नहीं की है तो वह बिंदु काफी ऊपर होता है। उस बिंदु की अनुभूति से ये भी जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्मों की साधना कुछ है।
समाधि की दिशा में आपने तीसरी आंख से कभी दुनिया को देखा है, कभी भी आपके किसी जन्म में ऐसी कोई घटना घटी है, तो आपका वह बिंदु उसका स्थान बताएगा कि ऐसी घटना घटी है, नहीं घटी है। अगर ऐसी घटना बहुत घटी है, तो बिंदु बहुत नीचे आ जाएगा। वह करीब-करीब दोनों आँखों के संतुलन के बीच में आ जाता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। और अगर बिल्कुल समतुल्य बिंदु हो, दोनों आँखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तो ज़रा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। तो बात करें तिलक की, तो इसी बिंदु को जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, तो जिसका आज्ञा चक्र खुला है, उसी व्यक्ति के लिए तिलक ज़रूरी है। जिसका आज्ञा चक्र नहीं खुला है, उसको तिलक की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए कि तिलक से आज्ञा चक्र पर स्पंदन महसूस होता है और तिलक आज्ञा चक्र को सिक्योर रखता है और उसी स्पंदन से व्यक्ति का ध्यान हर पल आज्ञा चक्र पर लगा रहता है। दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।